जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लग्न की चर्चा कर रहे हैं और बुध ग्रह से संबंधित पाठों का अध्ययन हम लोग फिलहाल चालू कर रखे हैं। और आज बुध ग्रह को हम लोग चतुर्थ स्थान में प्लेस करते हैं, कर्क राशि। अब बुध देव अगर चतुर्थ स्थान में कर्क राशि पे प्लेस होते हैं तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आप कर्क राशि से संबंधित कारक, कर्क राशि के स्वामी के संबंधित प्लेसमेंट और चतुर्थ स्थान के कारकत्व और बुध देव के कारकत्व को आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तभी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसका फलादेश शुभ होगा अशुभ होगा उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके विषय में डिटेल के साथ पाठ और कौन से नक्षत्रों में आएंगे वो सब नक्षत्रों के पाठ, मेरे नक्षत्रों के तो बहुत ही ज़्यादा इस चैनल में पोस्ट किए हुए हैं। अगर आपको ज्योतिष सीखनी है तो वो सब का डीपली अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस पाठ में हम लोग बहुत स्मॉल स्केल पे उन सब कारकों की बात करेंगे, क्योंकि डिटेल में बात करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है, और इतना लंबा वीडियो देखना भी मुश्किल होता है। तो चलिए बात करते हैं। चतुर्थ स्थान में अगर बुध देव प्लेसमेंट है किसी की भी जन्म पत्री में, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके चंद्रमा कहाँ है। उसका कारण ये है कि चतुर्थ स्थान के कारकत्वों का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। किस चीज़ के लिए? माता और माता से संबंधित जो भी काम है, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी रहेगी, माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा या माँ से बिछुड़ना पड़ेगा या माँ से आपकी पटेगी नहीं, ये सब के लिए आपको चंद्रदेव को देखना पड़ेगा। अब चतुर्थ स्थान भूमि भवन ये सब का भी है, तो उसका कारकत्व फिर मंगल देव को है, तो मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ प्लेसमेंट है और चतुर्थ स्थान पे क्या उनकी दृष्टि है या नहीं है। उसके बाद में भोगों और सुखों से संबंधित काम भी चतुर्थ स्थान में होता है कि आपका भवन किस टाइप का होगा, आपके चलने के लिए गाड़ी घोड़े ये सब होंगे या नहीं होंगे, और गाड़ी होगी तो किस लेवल की होगी, छोटी होगी बड़ी होगी, कितनी सुख सुविधाओं से संपन्न आपका घर होगा। एक तो घर हो गया, जैसे हम लोग रहते हैं जनरली वैसा घर हो गया, एक सुविधा संपन्न घर जिसमें हर चीज़ की सुविधा हो, वो सब घर और गाड़ी और आपके चलने के लिए जो भी व्हीकल वगैरह, ये सब के कारकत्व शुक्रदेव के पास है। और माता से संबंधित बहुत कुछ बातें शुक्रदेव के पास भी है कि माता की ट्यूनिंग या माता के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी रहेगी, उसमें भी शुक्रदेव को देखा जाता है। तो आपको शुक्रदेव को भी देखना पड़ेगा जन्म पत्री में कहाँ प्लेस है और उनकी दृष्टि चतुर्थ स्थान में है या नहीं है। ये तो हो गई इनके कारकत्वों का जिनको स्वामित्व प्राप्त है उनसे संबंधित बातें। अब बुध के कारकत्व को आपको मिलाना पड़ेगा। बुध के कारकत्व क्या है? वाणी, विद्या, ज्ञान, जो हम लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में काम करके शिक्षा से उसके बाद में उस शिक्षा को आप काम के अनुरूप उतार के, और वो सबका ज्ञान किस टाइप का है, आप उस ज्ञान का डिलीवरी किस टाइप का कर सकते हैं, वो वाणी आपकी कैसी। और ज्ञान के मामले में, वाणी के मामले में सामने वाले को कितना प्रभावित कर सकते हैं, आपकी वॉइस कैसी है, वो सब का कारकत्व बुध देव के पास है। और बुध देव यहाँ पे प्लेस होके आपके दशम स्थान को भी देखता है, तो दशम स्थान का भी कारकत्व से संबंधित फल बुध देव का आपको प्राप्त होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपनी राशि से बुध देव 11वें स्थान पे विराजमान है, तो इस स्थान को बुध देव बहुत बड़ा बना देंगे, चाहे वो शुभ फल हो चाहे अशुभ फल हो, उन फलों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करेंगे। अगर आपका चंद्रदेव कारक है और चंद्रदेव की दृष्टि अच्छी है, चंद्रदेव अच्छी जगह में प्लेस है, तो फिर माता से संबंध आपके बहुत प्रगाढ़ होंगे और माता का आशीर्वाद आपको एनी टाइम मिलेगा। अगर शुक्रदेव का प्लेसमेंट अच्छा है तो फिर आपके पास सुख सुविधा से संपन्न घर और चलने के लिए अच्छे सुख सुविधा युक्त जो व्हीकल होते हैं वो आपको प्राप्त होंगे। अगर मंगल का प्लेसमेंट अच्छा है, मंगल की दृष्टि अच्छी है, शुभ स्थानों पे उनका गोचर या प्लेसमेंट है, तो बढ़िया भूमि होगी, बढ़िया भवन होगा। इस तरह से हम लोग उसके फलों की प्राप्ति
या उसकी प्रिडिक्शन के मामले में हम लोग कितने अपने अपने दिमाग से उसको सोच सकते हैं, ये सब आपकी प्रिडिक्शन पे, आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर करेगा। जनरली जब हम पाठों को सुनते हैं या पुस्तकों में भी पढ़ते हैं तो हम लोगों को ये बताया जाता है कि मेष लगन में अगर चतुर्थ स्थान में बुध है तो बुध तीसरे और छठे स्थान का स्वामी होकर चतुर्थ स्थान में है तो इस स्थान को बिगाड़ेगा। लेकिन जब आप अभ्यास में जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बिगाड़ता है, लेकिन वहाँ पे चंद्रदेव की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, वहाँ पे मंगल देव की सिचुएशन पे डिपेंड है, वहाँ पे शुक्र देव की सिचुएशन पे डिपेंड है कि बिगाड़ेगा कि नहीं बिगाड़ेगा। क्योंकि बुध का अपना फल से ज़्यादा उसकी युति, उसके ऊपर पड़ने वाली दृष्टि, उसके अनुरूप उसका फल चेंज होता है। अगर अलोन हो और किसी की दृष्टि में नहीं हो, खुद का अपना पावर हो, तब बुध देव इस स्थान को बहुत अच्छा फल देगा। अब देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ, विषम राशि में बल जो देखा जाता है ग्रह का वो अलग होता है और सम राशि में इस तरह से होता है। प्रथम 6 अंश तक मृत रहेगा कोई भी ग्रह, बुध देव की बात नहीं है यहाँ पे। 6 से 12 अंश तक वो वृद्ध रहेगा और 12 से 18 अंश तक वो युवा रहेगा, 18 से 24 अंश तक वो कुमार रहेगा और 24 से 30 अंश तक वो बाल्यावस्था में रहेगा। जब वैदिक ज्योतिष शास्त्र की बातें की जाती है तो बलों के अनुरूप फल बताने की परिपाटी समझ लो आप, चाहे वो ज्ञान समझ लो आप, इन सब को समझना बहुत जरूरी होता है कि अगर 6 अंश तक मृत रहता है तो वो फल देने में आपको बहुत स्मॉल रूप में फल देगा। आप ऐसा मानो कि वो ग्रह आपको 25% के आसपास फल देगा। अगर वो वृद्ध अवस्था में है तो वृद्ध अवस्था में एक आदमी अपने परिवार को या किसी को क्या दे सकता है, तो आप 50% फल मानो। ज्ञान के अनुरूप फल देगा वो, अपने ज्ञान के अनुरूप आपको गाइड करेगा। सम और विषम राशि दोनों में ही 12 से लेकर 18 अंश तक कोई भी ग्रह हो चाहे वो युवा रहता है और युवा ग्रह अपना संपूर्ण फल जिस स्थान पे वो प्लेस हो, जहाँ पे उसकी दृष्टि हो, वहाँ पे वो पूर्ण फल देता है। और 18 से 24 अंश तक वो कुमार रहता है तो कुमारा अवस्था का जो फल है मतलब 50% आपको फल मिलेगा और 24 से 30 अंश तक वो बाल्यावस्था में आ जाता है, अगेन वही 25% के आसपास आपको फल मिलेगा। ये है हम लोगों के ज्योतिष शास्त्र के, वैदिक ज्योतिष के सूत्र। अब उन सूत्रों को समझना और इनको अभ्यास में लेना ये आपके ऊपर डिपेंड है। सूत्र तो आपको बता दिए गए, लेकिन उस सूत्रों को लगाना आपके ऊपर डिपेंड है। अब ऐसा मान के चलिए कि आपकी कुंडली है, लगन कुंडली, और लगन कुंडली के अंश आपके 6 के आसपास है, तो क्या 6 अंश का ग्रह मृत हो जाएगा? नहीं होगा। यहीं पे झोलझाल है। ज्योतिष शास्त्र का को समझना, वैदिक ज्योतिष को समझना इतना आसान होता तो आज के समय में, वर्तमान समय में इतने ज्योतिष है फिर भी भला नहीं हो रहा है। किस लिए? पढ़ के ज्ञान देना या सुन के ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन अभ्यास के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं ना, ज्योतिष शास्त्र वेदों के नयन या आँख है, और आँख जब एक जगह में स्थिर होती है अपने लक्ष्य के ऊपर तो वो उसको प्राप्त करता है, वो उस लक्ष्य को प्राप्त करता है, और तभी आदमी की वो इंद्रियां एक्टिव होती है जिसके लिए आप परमपिता के साथ खुद सम्मिलित हो सको या वार्तालाप कर सको। जो जिनका लक्ष्य स्थिर है, जिनकी दृष्टि स्थिर है, वही ज्योतिष शास्त्र में आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। आप अगर 1-2 चीज़ों का अध्ययन करके या कुछ किताबों का अध्ययन करके हम लोग ये सोचे कि हम लोग ज्योतिष बन गए, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो पाठ मैं बता रहा हूँ वो सम्मिलित करके आपको फल बता रहा हूँ। अभी मैंने नक्षत्रों की बात नहीं की, नक्षत्रों की भी बात मैं इन्हीं के साथ कर रहा हूँ। जितना मेरे से हो सकता है, जितना हम सम्मिलित करके आपको बताने का कोशिश कर सकते हैं, उतना हम बताने का कोशिश करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी है कि आप, कोई ज़रूरी नहीं है आप सब्सक्राइब करो नहीं करो, मेरा ऐसा कोई मोटिव या ऐसा कोई व्यू लेके मैंने चैनल स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन अगर आप सुनो तो उससे संबंधित बाकी पाठों का भी अध्ययन करो, अगर आपको बेसिक या एडवांस दोनों नॉलेज लेना हो। ये सब पाठ जो मैंने चालू किया ना, इसको आप एडवांस ज्ञान समझो। इतनी डीपली जाके आपको कोई भी प्रिडिक्शन कोई भी ग्रह की नहीं बताएगा।
तो आशा है मित्रों, मेरी बोलचाल की भाषा वही नॉर्मल भाषा है जो हम लोगों में आपस में जो बोलचाल करते हैं। मैं कोई श्लोक का अध्ययन, कोई श्लोक लिख के आपको उसका भावार्थ बताना, या कोई हिंदी में भी कोई कठिन शब्द जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है, वैसी भाषा मैं यूज़ नहीं करता। क्योंकि जब लोगों से सुनते हैं कि कोई शब्द मैंने ऐसा बताया और वो सामने वाला जब बोल रहा है सर इसका अर्थ बताइए, तो फिर वो वीडियो बनाना मतलब अर्थ का अनर्थ है। जब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर मेरा वीडियो बनाने का औचित्य ही नहीं है। हमारा मकसद केवल इतना है कि प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक सनातन धर्म के परिवार में कम से कम एक सदस्य ऐसा हो जिसको बेसिक ज्ञान ज्योतिष का हो। और बेसिक ज्ञान आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर है। वही बेसिक ज्ञान फिर एडवांस में कन्वर्ट होता है कि आप उसको समझते किस तरह से हैं, आप उसको लेते किस तरह से हैं। हम लोग जैसे परिवार है वैसे ही ग्रह एक परिवार है। आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, क्या आप सबको समझते हैं, सबके अनुरूप चलते हैं, सबके माइंड को जज कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप ज्योतिष को बहुत इजीली समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग सामने वाले को देखते हैं हमारी अपनी बुद्धि के हिसाब से, हमारे अपने मन के हिसाब से, और सामने वाले को ट्रीट भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे कोई आदमी बुरा है, कैसे बुरा है? हमारे अनुरूप उसने वो काम नहीं किया इसलिए हम उसको बुरा बता देते हैं। अगर आप इस लेवल पे आपका दिमाग है तो आप ज्योतिष नहीं सीख सकते। आप उस लेवल पे ज्योतिष सीख सकते हैं कि सामने वाला अगर आपको पसंद नहीं कर रहा है तो ऐसा क्या कारण है कि सामने वाला आपकी ट्यूनिंग के साथ मैच नहीं हो रहा है। जब आप उसके कारक, उसके विचारों के अंदर घुसेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसके विचार थोड़े अलग है और आपके अलग है। वो भी अपनी जगह सही है और आप भी अपनी जगह सही है। जैसे मंगल ग्रह क्रोध देता है, तो किसी क्रोधी आदमी के पास या किसी मंगल प्रधान आदमी के पास आप बैठेंगे, वो दिमाग से ज़्यादा फिजिकली के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो क्या गलत हो गया आपके लिए? नहीं, वो गलत नहीं है। अब आपके अंदर बुद्धि कितनी है कि उसको आप मैनेज कर सके। और जो मैनेज कर सकता है, मैनेज वही कर सकता है जो सामने वाले के दिमाग को जज कर सके और उसके अनुरूप पहले खुद डले और उसके बाद में उसको अपने अनुरूप कर सके। वही आदमी ज्योतिष सीख सकता है। क्योंकि ग्रहों के सबके कारक अलग अलग है, सबके दिमाग और सबके काम करने के तरीके अलग अलग है। उन कामों को और उन दिमागों को और उन कारकों को समझना, अगर हम लोग उस अनुरूप में समझे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम 3.20 डिग्री तक बुध देव कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र का, जैसे मैंने बताया ही है, आदमी सत्यवादी होता है, दानी होता है, चरित्रवान होता है, और किसी भी आदमी के पर धन या पर स्त्री के प्रति कोई लालच इन लोगों को नहीं होता है। अब ये गुरु के अधीन नक्षत्र है तो आपको गुरुदेव की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। अगर गुरुदेव की प्लेसमेंट अच्छी है और गुरुदेव की कहीं से भी बैठ के दृष्टि अगर चतुर्थ स्थान बुध पे पड़ रही है तो 3.20 डिग्री का बुध यहाँ पे आपको बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी, बड़ी धार्मिक मठों पे वेद अध्ययन करने वाले जैसी जिम्मेदारी, बहुत बड़े ट्रस्ट के कर्ता धर्ता और बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकार में, और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत ही चरित्रवान नेता का पद आपको समाज में स्थापित करने के लिए यहाँ पे बुध पुनर्वसु नक्षत्र में प्लेस होके देखे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से तो सम्मिलित करके बताना ही मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। आप कहाँ कर्क राशि में बुध देव को इस तरह से देख रहे थे कि अच्छे फल नहीं मिलेंगे, और कहाँ पुनर्वसु नक्षत्र में आने के बाद में कैसे फल हो गए बुध देव के। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कम से कम जब भी आप कोई चीज़ का प्रिडिक्शन करो तो अभ्यास जरूर करो। आपके जीवन में किसी को प्रिडिक्शन देने के पहले कम से कम पूर्ण अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सामने वाले को आप भ्रमित कर दोगे। इसलिए ज्योतिष में बोला जाता है कि जब आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो किसी को प्रिडिक्शन मत दो, क्योंकि वो आपको गुरु मान के, आपको ज्योतिषी मान के आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आया है, और कल को अगर आप उसको गलत बता दोगे तो उसके साथ तो क्या पता गलत हो या नहीं हो,
लेकिन खुद के साथ, खुद के परिवार के साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। इसलिए खराब फल बताने के पहले 1000 बार सोचो। और अच्छे फल बताने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप बता सकते हो, क्योंकि सामने वाले का विल पावर गेन होता है। लेकिन खराब फल बताने के पहले कोई भी डॉक्टर हो, वेद हो, आपकी जब कोई गलत बीमारी होती है या बहुत ही ज़्यादा सीरियस कोई केस होता है तो डायरेक्ट मरीज को नहीं बताता है, वो परिवार वालों को बताता है। ज्योतिष भी कुछ ऐसा ही सब्जेक्ट है, उसमें भी आपको डॉक्टर और वैद वाली क्वालिटी लेके चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 3.20 डिग्री से लेके 13.20 डिग्री और जोड़ दे इसमें तो 16.40 डिग्री तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। पुष्य नक्षत्र का स्वामित्व शनिदेव के पास है। अब पुष्य नक्षत्र की तारीफ भी आपने बहुत सुनी होगी कि पुष्य रवि पुख गुरु पुखे। पुष्य नक्षत्र में कोई भी काम अगर आप करते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। पुष्य नक्षत्र को कारकों में अगर देखें तो सचिव, सलाहकार, जमीन से उपजने वाले धन, धान वगैरह का व्यापार, बड़े प्रशासनिक पदवी और साधु लोग, यज्ञ और कर्म कांड करने वाले लोग, रोजगार देने वाले लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो जिससे रोजगार जनरेट होता हो, ऐसे काम करने वाले लोग, वो ये सब पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आपको ये देखना है कि शनिदेव की कंडीशन कैसी है और क्या शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ स्थान पे, तो आप ये मान के चलिए आपका ज्ञान का लेवल 1000 में 1 होगा। आप प्रकांड विद्वान अपने क्षेत्र में, और आपके सामने मतलब आपके ज्ञान को चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा नहीं है कि 1000 सब्जेक्ट में आप महारत हासिल रखेंगे, नहीं, किसी एक सब्जेक्ट में आपका ज्ञान इस टाइप का होगा और उसी ज्ञान में आप उन्नति करते जाएंगे। कोई और सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हालांकि व्यवहारिक ज्ञान बुद्ध सब चीज का देता है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में, खासकर लोगों का भला करने वाला या प्रशासनिक पद में भी लोगों का काम करने वाला, मन से त्यागी और तपस्वी टाइप का इंसान, पुष्य नक्षत्र में बुद्ध देव यहाँ पे पेड़ बना देता है आदमी को। और बहुत सी जगह में अगर शनिदेव की दृष्टि अच्छी दे रही है, अच्छे जगह में प्लेस होके मिल रही है, तो फिर आपको सन्यास का योग भी, और सन्यासी भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ही ज़्यादा तांत्रिक, मांत्रिक और वैदिक शक्तियों के द्वारा आपको बहुत हाई लेवल पे वो लेके जा सकता है। उसके आगे बढ़ते हैं। अश्लेषा नक्षत्र मतलब 16.40 डिग्री से लेके और 30 डिग्री तक अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। और अश्लेषा नक्षत्र में बुद्ध देव, जो बताया जाता है ना खराब फल चतुर्थ स्थान में बुद्ध देव का, वो इसमें मिलता है। इसके अंदर आप सट्टेबाज हो सकते हैं, शेयर वगैरह का सट्टा वगैरह हो, वो सब हो सकते हैं, क्योंकि बुद्ध देव का खुद का ही नक्षत्र है ये, और गंडमूल नक्षत्रों में भी ये आता है। और कर्क राशि में ये अश्लेषा नक्षत्र पूर्ण कंज्यूम होता है, मतलब चारों चरण आते हैं। तो इसके लास्ट के और फर्स्ट के जो गंडमूल नक्षत्र के जो फल होते हैं वो भी यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो आप गंडमूल नक्षत्र के बारे में पूरी डिटेल मेरी बताई हुई है, उन पाठों का आप अध्ययन कर लीजिए। यहाँ पे आपका चंद्रमा शुभ होना और चंद्रमा की दृष्टि होना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे बुद्ध देव का 16.40 डिग्री के बाद में अगर बुद्ध देव यहाँ पे विराजमान है तो बहुत जगह ये खराब फल देने वाले मिल जाते हैं। यहाँ पे केमिस्ट आपको बना सकते हैं, कुछ विवाह करवाने वाले व्यापारी, या कृत्रिम वस्तुएं, मतलब जो नॉर्मल नहीं हो, जो यूज एंड थ्रो वाली वस्तुएं हो, या जड़ी बूटी का व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में ये आपको उन्नति दे सकते हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में मैं इसलिए मान सकता हूँ यहाँ पे, एक तो अश्लेषा नक्षत्र चिकित्सा के क्षेत्र में लेके जाता है, दूसरी बात बुद्ध देव को स्वामित्व प्राप्त है 6ठे स्थान का भी मेष लगन में। तो यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में अश्लेषा नक्षत्र में होने की वजह से ये सब चीजें आप कर सकते हैं और आपको आपके साथ हो सकती है, क्योंकि बुद्ध देव खुद है। अगर बुद्ध देव के ऊपर यहाँ पे इस डिग्री पे होके किसी भी पाप या क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो फिर मैटर थोड़ा अलग हो जाएगा। उन चीजों को समझने में आपको संपूर्ण कुंडली और वर्गों का अध्ययन करना, दशा महादशाओं का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई अशुभ दृष्टि नहीं है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है,
तब ये बहुत अच्छे परिणाम आपको देके जाएगा। और चिकित्सा के क्षेत्र में, एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेदिक हो, उस क्षेत्र में आपको बहुत उन्नति यहाँ पे बुध देव का प्लेसमेंट आपको देके जाएगा। तो आशा है मित्रों पाठ आपको समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा। अभी तक मैं 100% सबको आंसर दे रहा हूँ और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी। हाँ, लेकिन मेरा यही कहना है कि सब पाठों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि कोई एक चीज़ समझने के लिए किसी एक पाठ से कोई भी चीज़ का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अब अगर कोई ये कमेंट करे कि मेरे चतुर्थ स्थान में बुध है तो मेरे को कैसा फल मिलेगा, तो मेरा यही कहना है कि पहले आप चतुर्थ स्थान से संबंधित कारकत्वों का अध्ययन करें, उसके बाद में उन कारकों के स्वामी का अध्ययन करें, फिर आपके लगन का अध्ययन करें कि कौन सा लगन है, उसके बाद में क्वेश्चन करें तो थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन किसी एक वीडियो को समझ के अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे को भी आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप संपूर्ण अध्ययन करें हर वीडियो को, जो भी उससे संबंधित, आपसे संबंधित जो भी वीडियो है, क्योंकि मैं इस चैनल में आपको अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में क्या सुधार करना है, क्या परिवर्तन करना है, नक्षत्रों के विषय में जहाँ पे चैनलों में बहुत ही कम बताया जाता है, और इस चैनल में आपको बहुत ज़्यादा बताया गया है। क्योंकि बहुत कुछ, चाहे हम लोगों के संस्कार, चाहे हम लोगों की दिनचर्या हो, चाहे ज्योतिष के विषय में डीप नॉलेज हो, जिसको एडवांस नॉलेज बोला जाता है, वो सब नक्षत्रों को लगाने के बाद ही मिलता है। क्यों, हर 3.20 डिग्री के बाद में चरण चेंज होता है नक्षत्रों का। एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण आते हैं। 3 डिग्री करके जब फलों में चेंजेस आती है तो बहुत कुछ अलग फल हो जाते हैं ग्रह के। तो आशा है मित्रों, अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।